ऑटोमेटिकली इस चीज को क्रिएट कर देता है और उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप बनाओ ना बनाओ दैट डजंट मैटर, ठीक है जी, आप बनाओ ना बनाओ दैट डजंट मैटर, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपको बना करके दे देगा। तो हमने क्या समझा, हमने पहला पॉइंट ये समझा कि कंस्ट्रक्टर जो होता है सेम एज क्लास नेम, ठीक है जी, सेम एज क्लास नेम, इसकी पहचान ही यही है। और इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, यानी कि यू डोंट नीड टू कॉल एक्सप्लिसिटली विद द हेल्प ऑफ द डॉट ऑपरेटर। जैसे हमने कल किया था r1 डॉट एरिया, ये तब एग्जीक्यूट हुआ था जब हमने इसको कॉल किया था, ठीक है, लेकिन इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। कब कॉल होगा? व्हेन आपने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर डोंट हैव, कैनॉट हैव रिटर्न टाइप, तो ये कुछ नहीं रिटर्न कर सकता, ठीक है जी, कुछ नहीं रिटर्न कर सकता। यस, इट कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग। और सबसे खासियत बात यह है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कभी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं रखते, ये सिर्फ इंस्टेंशिएट करने के लिए या इनिशियलाइजेशन करने के लिए होता है। कंस्ट्रक्टर जो हमेशा होता है वो इसलिए होता है, या तो आप ऑब्जेक्ट्स को या वेरिएबल्स को इंस्टेंशिएट करो या आप उनको वैल्यू असाइन करो, इनिशियलाइज करो, ठीक है जी, और इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये 3 पॉइंट है, ओके। और चौथा पॉइंट ये है कि ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है जी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ अबाउट कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है जी, ये आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट कंस्ट्रक्टर। तो अपने पास अगर मैं कैटेगराइज करूं कितने तरह के कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो अगर मैं कैटेगराइज करूं तो पहला जो कंस्ट्रक्टर है दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। दूसरा क्या है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है कि आपने वैल्यूज पास कर दी फंक्शन के अंदर, जस्ट लाइक फंक्शन, जैसे हमने पिछले कुछ क्लासेस में फंक्शन बनाया था, ठीक है, ऐड ऑफ 10,20 है ना, कुछ ऐसे करके, तो ये हमने पैरामीटराइज फंक्शन था। तो यस, इट कैन आल्सो बी पैरामीटराइज्ड, ठीक है, वी विल सी ऑल द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, जहां पे आपने डर के भाग गए हो, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आज हम ये तीनों प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर उसके बाद जो हम देखेंगे शैलो कॉपी और डीप कॉपी, ठीक है जी, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। शायद आप लोगों ने ये सुन रखा हो कंसेप्ट, ठीक है, लेकिन हम इसको एक बार समझेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टारगेट है इन चीजों को समझना है कि कैसे काम होता है, क्योंकि इतने हम अवेयर हो चुके हैं कि हमें क्लासेस पता लग चुकी हैं, फंक्शन हमें बहुत अच्छे से आता है। अब हम उन फंक्शन को क्लासेस में रख के अब हम जो अगली टर्मिनोलॉजी इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो कंस्ट्रक्टर की करने वाले हैं, ठीक है जी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसकी तो कोई डेफिनेशन नहीं बनती, ठीक है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन बनती नहीं है। जो हमने किया है अभी तक, जो हमने क्लासेस में किया है, तो उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप इंप्लीमेंटेड है, आपको कुछ नहीं करना, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो वो कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। ओके, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। अभी तक अगर किसी का कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी, ओके, तो आप मुझे एक बार बता सकते हो। और दूसरी जो बात है, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो पब्लिक होता है, ये हमने बुक्स में पढ़ रखा है, ठीक है, यस, हमने ये बुक्स में पढ़ रखा है, कंस्ट्रक्टर भी ऑलवेज भी पब्लिक, ये प्राइवेट नहीं होता। लेकिन हाँ, कंप्यूटर साइंस की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, जो आप सोच लेते हो वो इंप्लीमेंटेड है, आप इसको प्राइवेट करना चाहते हो, वे है, इसको आप प्राइवेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये इंटरव्यू में बात बताओगे तो फिर आपकी फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपने जो पढ़ा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक, तो आपने भी शायद यही पढ़ रखा है, जो बुक्स में पढ़ रखा है। लेकिन हाँ, उसको प्राइवेट बनाना है तो यस, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, लेकिन कब आपने ये चीज बतानी है इंटरव्यू में? जब सामने वाला ज्यादा ही अड़ जाए, यानी कि तब अड़ेगा जब उसको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर एक प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन उसको बनाने का तरीका है। तो उस टाइम पे फिर आपने बताना है कि यस सर, इट कैन बी,
की प्राइवेट हो सकता है, आपके लिए कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, आपने पढ़ रखा है, बुक्स में लिखा है, ठीक है, तो आपके लिए कंस्ट्रक्टर पब्लिक है। लेकिन हाँ, अगर सामने वाले ने काम किया होगा, कभी प्राइवेट करके कुछ किया होगा, छेड़खानी करके, तो वो जरूर आपसे इसे घुमाने के लिए पूछेगा कि कंस्ट्रक्टर कैन बी प्राइवेट आल्सो। तो आप बता सकते हो यस सर, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उसको प्राइवेट बना के चला सकते हो, अदरवाइज आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको इतना ही पता है कंस्ट्रक्टर इज पब्लिक। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, तो आगे क्या बढ़, हाँ जी बोलिए। सर डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट ऐसी है ना कि हमें बैकएंड पे जानने की जरूरत नहीं है कि बैकएंड पे क्या प्रोसेस चल रहा है, कि ओनली हमें फ्रंट एंड का पता लगे कि ये प्रोसेस हाँ, कैसे। आपके सामने एब्स्ट्रैक्शन है, आपको नहीं पता। अब कल मैंने बताया तो था आपको, वो एग्जांपल आपने कल लगाई थी क्लास। लास्ट में सर मैं लीव कर गया था सर, वो लीव कर गया था मतलब, इसलिए। कल मैंने डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, उसको प्रैक्टिकली अचीव करके भी बताया था कि हम उसको प्रैक्टिकली कैसे अचीव करेंगे। कोई बात नहीं, अभी मेरे को 3-4 क्लासेस लोड करनी है, उसके ऊपर मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया, तो आज मेरे पास टाइम है, आज मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो आज मैं पिछली जितनी भी क्लासेज हैं एक बार सारी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, तो आप वहां से रेफर कर लेना। डाटा हाइडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको बैकग्राउंड नहीं पता कि डेटा कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड में बता दूं कि जब आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हो तो वो मैसेज इस पैरामीटर में जा करके फिर यहां से जा करके उस सर्वर पे जाता है, उस सर्वर पे जाने के बाद आपकी आपके जो जिसको भी आपका रिसीवर है उसके पास जाता है। अगर आपको मैं इतना बता दूं और आप इतने स्मार्ट हैं कि आप उसको हैक कर लो, यानी कि जो मैसेज मैं भेज रहा हूं वो डाइवर्ट करके किसी और को भेज दो, ठीक है, हो सकता है हैकिंग, जिसको हम बोलते हैं। हैकिंग तभी होती है ना जब आपके प्रोडक्ट में कोई लूप होल्स है, ठीक है। अब आप फेसबुक को लोग हैक नहीं कर रहे होंगे, हर बंदा ट्राई कर रहा होगा। गूगल को लोग हैक नहीं कर रहे होंगे, तो हर बंदा ट्राई कर रहा होगा। लेकिन हैक कब होता है? जब आपकी प्रोडक्शन में, ठीक है ना, आपकी डेवलपमेंट में जब लूप होल्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर घुसने का तरीका है। अब घुसने का तरीका तो ऑब्वियस है, डेटा ही है ना। अगर मैं आपका यूजर नेम और पासवर्ड पता कर लूं तो मैं आपके अकाउंट में इजीली घुस सकता हूं और इजीली छेड़खानी कर सकता हूं। अगर मैं सारे फेसबुक यूजर्स का यूजर नेम पासवर्ड पता कर लूं और सबको हैक कर दूं और फेसबुक को बोलूं कि भैया मैंने तेरे सारे यूजर नेम और पासवर्ड हैक कर लिए, मैं तो 50 करोड़ 50,000 करोड़ लूंगा तब जाकर के ये छोड़ूंगा, बोल क्या कहता है, उसको देना पड़ेगा, ठीक है, या तो वो केस कर देगा। तो ये चीजें हैं। जब आपकी एप्लीकेशन में लूप होल है, लूप होल कब आएगा? जब डेटा ही पता लग गया, आप अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपका कार्ड नंबर मेरे पास आ गया, आपका सीवीवी मेरे पास आ गया, ठीक है, तो मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूं। मुझे क्रेडिट कार्ड के केस में ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता ही है। तो आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आ गई तो मैं सीधा वहां से ट्रांजेक्शन मार सकता हूँ, करते रहो जो करना आप। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो डेटा हाइडिंग मतलब आपको डेटा हाइड करना है भैया, किसी को पता ना लगे कि बैकएंड पे क्या चल रहा है, कैसे चला। क्योंकि जब हमने पहली एग्जांपल देखी थी, हमने सिंपल बाहर ही भर दिया था r.l, है ना, r.l इज इक्वल टू 20। लेकिन जब हमने डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट किया था, हमने गेटर और सेटर मेथड बाहर बुलाए थे, एसएसआर एंड म्यूटेटर्स, ठीक है जी। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। मैं वही एग्जांपल उठा रहा हूं रिक्टेंगल वाली, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कुछ केसेस मैं रिक्टेंगल के साथ ही चलूंगा, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल रियल टाइम सिनेरियोस को भी कुछ छेड़ूंगा कि कहाँ पे किस चीज को कैसे यूज करना है, ठीक है, उसकी रियल टाइम एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं सिंपल वही रिक्टेंगल क्लास को लेके चल रहा हूँ, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से और क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो आपको पता ही है हैश इंक्लूड आईओस्टीम, ठीक है जी, नेम स्पेस एसटीडी, वो आपको पता ही है, उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ द क्लास रिक्टेंगल, ओके, रिक्टेंगल। अब इसके अंदर दो डेटा मेंबर हैं, प्राइवेट जो मेंबर है, ठीक है जी, दैट इज द इंट लेंथ, ठीक है जी, और दूसरा जो है इंट ब्रेथ, ठीक है जी। तो ये अपने दो डेटा मेंबर्स हैं। ओके, सो वेरिएबल्स ऑलवेज प्राइवेट, आपको पता ही है, ठीक है जी। अब इनको जो डेटा देना है तो हम कैसे देते हैं? तो कंस्ट्रक्टर, नाउ आई एम डिफाइनिंग ए कंस्ट्रक्टर पब्लिक। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप है, ठीक है जी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप है, आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर है रिक्टेंगल, RECTANGLA, ठीक है जी, रिक्टेंगल। तो इसके अंदर मैं दे रहा हूं व्हाट आई एम गिविंग, ओके, जब ऑब्जेक्ट बने मैं कह रहा हूं कि ये जो लेंथ है ये 1 बन जाए, ठीक है जी, ये ब्रेथ है ये भी 1 बन जाए। यानी कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं ऑटोमेटिकली, जब अगर यूजर कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, अगर यूजर कुछ नहीं दे रहा तो यहां पे 1 आ जाए, यहां पे भी 1 आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक, ठीक है, तो आपका पहला कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर नंबर 1। और दूसरा मैंने जो किया था दैट इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रिक्टेंगल, ओके, रिक्टेंगल इंट एल इंट बी, यानी कि उधर से जो दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उधर से जब दो वैल्यूज आएंगी तो बंदा क्या करेगा, तो वही मेथड मेरा सेट लेन, ठीक है, सेट लेन के अंदर आप दे सकते हो, या एक काम कर लो, इसको और आसान बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने लेंथ इज इक्वल टू एल कर दिया, ठीक है जी, ब्रेथ इज इक्वल टू बी कर दिया, ठीक है ना, कि उधर से आप जो भी वैल्यू दे रहे हो वो इस लेंथ और ब्रेथ में क्या हो जाए, सेटल्ड हो जाए, ठीक है। अब नॉर्मल तरीका है ना, यहां पे अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं, ये आपने देख लिया कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर। अगर मैं कुछ नहीं करता तो डिफॉल्ट चलता, लेकिन मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें मैंने क्या कर दिया, अब लेंथ के अंदर 1 डाल दिया, ब्रेथ के अंदर 1 डाल दिया। अगर मैं कुछ ना करता तो लाइक दिस होता रिक्टेंगल, ठीक है जी, ऐसे होता, कुछ भी ना होता, ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। लेकिन मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा चेंज करके, कि बंदा अगर उधर से ऑब्जेक्ट बनाता है तो बाय डिफॉल्ट इसको गार्बेज वैल्यू ना मिले, 1 और 1 मिल जाए दोनों को। लेकिन जब वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा है तो उस टाइम पे जो भी वैल्यू एल के अंदर है, जो भी उसका पहला पैरामीटर है वो लेंथ को मिल जाए, ठीक है, जो भी उसका सेकंड पैरामीटर है वो ब्रेथ को मिल जाए, ठीक है। तो अब कैसे देखते हैं, ये दो कंस्ट्रक्टर देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इंट, ठीक है, अब यहां पे एक फंक्शन बना लेते हैं, वही फंक्शन जो एरिया रिटर्न करेगा आपको, इंट रिटर्न, सॉरी, इंट एरिया, ठीक है जी, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा LENGTH इंटू ब्रेथ, ये दोनों रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा कोड बन गया, कोड इज रेडी। अब मैं मेन के ऊपर आ रहा हूं, ठीक है, अब मैं मेन के ऊपर आया, इंट मेन, ठीक है जी, ये मेरा मेन है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इन्वोक किया, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाया रिक्टेंगल, ओके, R1, ठीक है। जब मैंने ये काम किया, तो अब क्या हुआ, कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, ठीक है। अब जब मैं कर रहा हूं सी आउट R1 डॉट एरिया, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, देखो मैंने सिंपल ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर लिया, ठीक है। तो मैंने डिफॉल्ट की जो डेफिनेशन है वो चेंज कर रखी थी, ठीक है, डेफिनेशन है वो चेंज कर रखी थी। तो बाय डिफॉल्ट जो लेंथ है वो 1 होगी, जो ब्रेथ है वो 1 होगी, यानी कि दोनों को 1 1 मिल गया। जब मैं सी आउट ऑफ एरिया कर रहा हूं तो मेरी आउटपुट कितनी आ रही है, मेरी आउटपुट 1 आ रही है, ठीक है जी, मेरी आउटपुट कितनी आ रही है, मेरी आउटपुट 1 आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, अब मैंने क्या किया, अब यहां पे जो कंस्ट्रक्टर मैंने इन्वोक किया वो मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया, वो कैसे, सिंपल रिक्टेंगल, ठीक है जी, R1 10 और 20। अब ये क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये जो 10 था वो यहां चला गया और जो 20 था वो यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया। तो 10 और 20 यहां पे, अब ये इसके बाद इस फंक्शन का काम क्या है, इनिशियलाइजेशन करना, किसको, इन दो प्राइवेट वेरिएबल्स को। तो जो लेंथ वेरिएबल है उसके अंदर जो भी 10 आया तो उसने इसको एलोकेट कर दिया, ठीक है। ब्रेथ के अंदर जो भी आया 20 उसने इसको एलोकेट कर किया, डन कर दिया। तो लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कितनी हुई, 20, है ना, 10 इंटू 20 दैट इज दी 200। तो ये कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का। दो कंस्ट्रक्टर जो हमने देखे हैं, डिफॉल्ट की हमने डेफिनेशन चेंज कर दी, ठीक है, और ये आपका जो रेक्टेंगल है दैट इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। आप देखो पहले केस में मैंने क्या किया, सिंपल किया रिक्टेंगल R1,
कौन सा ऑटोमेटिकली कौन सा कंस्ट्रक्टर चला, ये चला। दूसरे केस में मैंने पैरामीटर पास कर दिए 10 20, कौन सा चला, ये वाला चला, फिर ये नहीं इन्वोक हुआ, ये इन्वोक हुआ। तीसरे केस में मैं अगर ऐसा करता R1 10 20 30 तो क्या आ जाता, तो एरर आ जाती, क्योंकि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है जो 3 वेरिएबल्स को ले, जो 3 वेरिएबल्स को ले, ठीक है जी। तो एरर आ जाती, क्योंकि मैंने डेफिनेशन दी इसकी, मैंने डेफिनेशन दी इसकी। अगर 3 की डेफिनेशन देनी है तो आपको एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। मान के चलो एक लेंथ ब्रेथ और विड्थ आ गई, ठीक है, या यू कैन से दी कुछ भी, कोई भी वेरिएबल ले लो, ठीक है, लेंथ ले लो, ब्रेथ ले लो और उसकी हाइट ले लो, ठीक है। तो तीसरा पैरामीटर जो आएगा हाइट आएगा, तो यहां पे आप इनिशियलाइज कर दो, एक कंस्ट्रक्टर और बना दो जो लेंथ भी लेता है, ब्रेथ भी लेता है और हाइट भी लेता है, या आप सिंपल दो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर है, दीज आर दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके, दिस वन इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अभी तीसरा जो कंस्ट्रक्टर बचा है दैट इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी मैं वो दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा गंदा लिख दिया आज, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये थोड़ा सा मेरा पेन स्मूथली नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम जा रहे हैं अपना क्लासेस वाले फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे हमने इसी को लिया, ठीक है, तो रेक्टेंगल मेरा यही है, ठीक है जी, ऑलमोस्ट यही चलेगा। बस अब यहाँ पे मुझे जो कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये मैं प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अब इसमें देखते हैं, पहला मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया रेक्टेंगल, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा, ये मेरे दो वेरिएबल्स हैं एल और बी, तो मैं इनको भी पूरा लिख देता हूँ, LENGTH, ठीक है जी, BREATDH, ठीक है, BREADTH, ब्रेथ, ठीक है, ओके। सो अब देखो, अब बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर रहा हूं, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो लेंथ में आपका 1 ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है जी, ब्रेथ में आपका 1 फिर से फिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मैंने डेफिनेशन को चेंज किया। दूसरे केस में मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, ठीक है, जो दो पैरामीटर्स लेगा। तो ये एक पैरामीटर है, आप देखो, इंट L कोमा इंट B, तो यहां पे जो आएगा वो L आएगा, यहां पे जो आएगा वो B आएगा, ठीक है जी। तो एरिया है, पैरामीटर है, ये मेरे दो फंक्शन है। अब ये दो मेरे जो हैं ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन चेंज की, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब इनको कॉल कर रहा हूं, अब देखो, अब जब मैं नीचे गया, अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नीचे ये कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ इस टाइम पे जो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ तो डिफॉल्ट हुआ, तो मैंने लिखा सी आउट ऑफ R1 डॉट एरिया, ठीक है जी। तो अब कौन सा चलेगा, अब देखो बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो जो मेरी आउटपुट आएगी एरिया की वो क्या आएगी, वो आएगी 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मतलब आपका 1, आउटपुट आएगी 1। तो यहां पे भी मुझे लेंथ और ब्रेथ पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। यहां पे भी मुझे लेंथ एंड ब्रेथ को क्या होगा, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो अब इसको एक बार रन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ओके, G प्लस प्लस फर्स्ट, ओके, G प्लस प्लस फर्स्ट डॉट CP, ओके। सो अभी जो आउटपुट आएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो इन्वोक हुआ है अपना वो कौन सा हुआ है, वो ये डिफॉल्ट वाला इन्वोक हो चुका है,
देखो नीचे कुछ नहीं लिखा, अगर मैं नीचे कुछ नहीं लिखा तो वो कंस्ट्रक्टर चल रहा है जो सबसे पहले डिफॉल्ट, लेकिन डिफॉल्ट की मैंने थोड़ी डेफिनेशन चेंज कर दी। अब इसकी जो डेफिनेशन की है वो ये लिखी है कि लेंथ में 1 हो जाए, ब्रेथ में भी 1 हो जाए। तो अब जब मैं एरिया फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो 1 आ रही है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, देखो। तो यहां पे काम करते हैं, सी आउट, देखना अब क्या हुआ। अब जब चलेगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या आएगी, डिफॉल्ट आएगी। ये लो, अब जब ये चलेगा तो आउटपुट आ गई, ये देखो डिफॉल्ट। और उसने क्या ले ली, गार्बेज वैल्यू एल इन टू बी, क्योंकि मैंने नीचे फंक्शन कॉल किया एरिया, और एल लेंथ और ब्रेथ दो आपके ये इंटीजर वेरिएबल्स हैं। अब जब ये इंटीजर वेरिएबल्स हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली गार्बेज वैल्यू थी, उसने गार्बेज वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा के मुझे रिटर्न कर दिया। तो मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। और देखो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, मैंने कहीं पे ये ऑटोमेटिकली चला, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चला, मैंने इसको कॉल नहीं किया कहीं पे भी। देखो मैंने कहीं पे भी कुछ कॉल किया, मैंने जस्ट सिंपल नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वॉक हो गया। अब जब मैंने आपको क्या बोला था कि इन्वॉक हुआ है तो लेंथ और ब्रेथ है, इसमें तो गार्बेज वैल्यू थी, और नीचे मैंने L1 को रिटर्न करवाया, तो L1 को जब रिटर्न करवाया L इंटू ब्रेथ, तो उसने क्या किया, गार्बेज वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा करके आपको रिजल्ट दे दिया, ठीक है जी। अब अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको इनिशियलाइज कर देता हूं, अब अगर मैं इसको लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है जी, 1 इनिशियलाइज देता हूं, तो जो मेरी गार्बेज वैल्यू थी वो हट चुकी है, ठीक है जी, वो हट चुकी है। ये लो, वो गार्बेज वैल्यू थी वो हट चुकी है। आलो, मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक है, इसको भी 1 कर दिया, तो गार्बेज वैल्यू हट चुकी है। जब गार्बेज वैल्यू हट चुकी है तो आपके सामने जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी, ठीक है जी, वो 1 आएगी। ये देखो आपके सामने जो आउटपुट आ रही है वो 1 आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और करते हैं, अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, दैट इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अब देखो मैंने क्या किया, इसमें पैरामीटर में 10 और 20 मैंने एंटर कर दिए। जब मैंने 10 और 20 एंटर किए तो हुआ क्या, तो उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये, ठीक है जी, ये उसने मल्टीप्लाई किया। तो आपके सामने जो आउटपुट आ रही है, जो भी हमने यहाँ पे पास किया, अगर मैं यहाँ पे मान के चलो ये पास करता हूँ, ठीक है, अगर मैं मान के चलो यहाँ पे ये पास करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आती है वो देख लेते हैं। जो भी आपने पास किया है वो आपके सामने मल्टीप्लाई होके वो आउटपुट आ रही है। तो ये अब ये वाला इन्वॉक नहीं हुआ, अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वॉक नहीं हुआ, अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वॉक हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे बताया कि आई नीड दिस, ठीक है ना, आपने वहां पे बताया कि आई एम पासिंग दिस एंड आई एम कॉलिंग दिस ऑपरेटर, ठीक है जी। तो ये तो हो गए हमारे दो कंस्ट्रक्टर। आई थिंक आपको अब आइडिया हो गया होगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तीसरा जो है, ठीक है जी, तीसरा जो है दैट इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो आपने शायद सुन रखा हो लेकिन आप डरते हो। चलो देख लेते हैं अब हुआ क्या। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था तो स्टैक में क्या हुआ, कहता स्टैक के अंदर मेरे को मेमोरी मिली, ठीक है, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ नाम के दो वेरिएबल्स हैं, जिसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी, ठीक है, और 20 दे दी। मैं छोटी छोटी सी वैल्यू लेके चल रहा हूं, 10 दे दिया और 20 दे दिया, ठीक है जी। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं क्या चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो डिटेल है, ठीक है ना, ये जो डिटेल है ये ऑब्जेक्ट 1 की है, ठीक है, यानी कि R1 की है, ये जो मैंने ये बनाया, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट R1 की ये डिटेल है तो ये मैं चाहता हूं कि R2 को भी एग्जैक्टली कॉपी हो जाए, यानी कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं R2, उसके अंदर ये पास कर दूं R1, यानी कि उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू 10 और 20 हो जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एक स्टूडेंट है, ठीक है जी, एक स्टूडेंट है राम, ठीक है जी, दूसरा स्टूडेंट है श्याम। अब राम और श्याम दोनों की डिटेल एग्जैक्टली सेम है, दोनों भाई हैं, दोनों का फादर नेम भी सेम है, मदर नेम भी सेम है, ठीक है, दोनों की एज भी सेम है, ठीक है जी, दोनों की क्लास भी सेम है, दोनों की
दोनों के इवन मार्क्स भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है। जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो। अब कहता है अब इतना डेटा जब सेम है तो मैं क्या चाहता हूं कि भैया यही कॉपी हो जाए शाम के अंदर, कि यही कॉपी हो जाए शाम के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे, यानी कि यही चीज एग्जैक्टली कॉपी होके ऑब्जेक्ट 2 के लिए बन जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं कि यानी कि मैं एक ऑब्जेक्ट को ही कॉपी करवा रहा हूं, उसका कंटेंट कॉपी करवा रहा हूं। तो इसको करने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। ऑब्वियस है, अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो आपको उसकी हल्की सी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, नहीं भी लिखोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले डेफिनेशन लिख करके दिखाऊंगा सो दैट आपको थोड़ी चीज आसान लगे। ठीक है, आपको थोड़ी चीज आसान लगे। ठीक है, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं, अब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। अब आपको ये तो पता लग गया कि कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कि हमने करना क्या है, कि यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसी का क्लोन बन जाए दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है? अब छोटा सा कोड लिख रहा हूं, नहीं भी लिखोगे तब भी हो जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, यू डोंट वरी अबाउट इट। मैं कोड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे चल के मैंने शैलो कॉपी और डीप कॉपी दिखाना है आपको, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, ओके। सो अब मैं इसका कोड लिख रहा हूं। ठीक है जी, रिक्टेंगल। ठीक है जी, रिक्टेंगल। तो ये क्या लेगा? ये अपने तरह की क्लास का, RECTANGLE, अपनी तरह के क्लास का रेफरेंस लेगा। ठीक है जी, रेफरेंस ले लेगा। एक मिनट वेट करना, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, ये अपनी तरह के क्लास का क्या ले लेगा? रेफरेंस लेगा, अपनी तरह के क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब इसके अंदर LENGTH इज इक्वल टू, जो भी मेरे पास उधर से ऑब्जेक्ट आएगा उसके अंदर भी लेंथ होगी। ठीक है, वो डाल दे, स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि इस लेंथ के अंदर, इस लेंथ के अंदर मैं अभी आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाऊंगा ना, फिर आपको समझ आएगा जी। मेरे को एक बार लिखने दो, फिर मैं आपको समझाता हूं। ओके, लो जी, हो गया काम। लो जी, हो गया काम। अब देखो, अब हुआ क्या? मैंने ये जो डेफिनेशन दी है, दिस इज फॉर द कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। मैंने R1 बनाया। ठीक है, मैंने, ये देखो, मैंने जब R1 बनाया तो इस वैल्यूज को भी मैं थोड़ी छोटी कर लेता हूं, तो सो दैट मेरे को लिखना कम पड़ेगा। ठीक है जी, मैंने R1 बनाया, R1 एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टैक के अंदर, वो ऐसे करके एक मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। ठीक है जी, इसके अंदर जो R1 के अंदर जो, ठीक है, ये मेरा R1 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये R1 ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर दो वेरिएबल है, लेंथ, लेंथ के अंदर मैंने भर दिया 10, और दूसरा है ब्रेथ, ब्रेथ के अंदर मैंने भर दिया 20। ठीक है, ये दो वेरिएबल है, 10 और 20 मैंने भर दिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि इसका क्लोन बने। ठीक है, इसका क्लोन बने, तो इसका क्लोन बनाने के लिए मैंने ये छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कॉपी कंस्ट्रक्टर की। अब मैंने R1 का एड्रेस, क्योंकि ये भी तो कहीं बना है तो ऑब्वियस है इसका भी एड्रेस है, मान के चलो इसका 202 एड्रेस है। ठीक है, तो R1 का एड्रेस मैंने पास कर दिया, रेफर कर दिया, यानी कि रेफरेंसिंग कर रहा हूं। ठीक है, रेफरेंसिंग कर रहा हूं। ये आपको याद होगा, मैंने आपको रेफरेंसिंग कंसेप्ट करवाया था जब हमने पॉइंटर वेरिएबल किए थे। ठीक है, तो इसका जो रेफर है, यानी कि ये वाला जो R है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है, इसी को पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या किया, इस वाले R से, यानी कि अब ये जब इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये जो मेरी लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, जो ऊपर मैंने प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, ये जो मैंने प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, तो इसके अंदर कहता क्या भरना है मुझे? इसके अंदर जो कहता है इसके लेंथ में डेटा है, यानी कि R डॉट लेंथ, यानी कि जो ये है ये भर दे, यानी कि 10। और इसकी ब्रेथ में, जो ये क्लास है, इसकी ब्रेथ में मुझे क्या भरना है?
आर डॉट ब्रेथ, तो इसकी ब्रेथ में जो है कहता वो भर दे। ठीक है जी, 10 और 20 यहां पे आ चुका है, यानी कि अब इसका एक क्लोन बन चुका है, और वो क्लोन क्या है, वो R2 से बना लिया। अब इसके अंदर भी जो लेंथ वेरिएबल है 10 है, जो ब्रेथ वेरिएबल है उसके अंदर 20 है। ठीक है जी, तो ये इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। दैट्स मीन आई कॉपी द स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, अब मैंने क्या किया, आप देखना दोनों केसेस में सेम आउटपुट आने वाली है। तो मैंने जो R2 बनाया है, ठीक है, मैंने यहां पे R2 बनाया है, इसके अंदर, ठीक है जी, इसके अंदर जो मैं पास कर रहा हूं वो मैं R1 पास कर रहा हूं। ये इसके अंदर जो मैं पास कर रहा हूं वो R1 पास कर रहा हूं। अब इसको करने के बाद मैं किसको कॉल कर रहा हूं, R2 के एरिया को। ठीक है, अब इसको पहले मैं करवा रहा हूं सी आउट ऑफ, यहां पे /n कॉलिंग R2 फंक्शन। ठीक है, ये कॉलिंग R2 नोट R2 ऑब्जेक्ट। ये लो जी, अब इसको मैं सेव कर रहा हूं, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करने लगा हूं। देखते हैं, होपफुली वी डिडंट डू एनी काइंड ऑफ सिंथेटिकल एरर। यस, गुड। ओके, सो देखो दोनों के केस में, इसमें भी आउटपुट 200 है, इसमें भी आउटपुट 200 है। अब देखो मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ राम को चेंज कर रहा हूं। अब मैं राम को चेंज कर रहा हूं, मैं शाम को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है ना, राम को चेंज कर रहा हूं, शाम को चेंज नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली शाम भी चेंज हो जाएगा। ये लो, क्योंकि जो राम की आइडेंटिटी है वही शाम की आइडेंटिटी है। देखो ये राम है, ये शाम है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो इस ऑब्जेक्ट में है मैंने एज इट इज ट्रेवल करवा दिया दूसरे ऑब्जेक्ट में, कि दोनों को कॉपी कर ले, क्योंकि ये हमें करना पड़ता है। कई बार एक स्टेट के ऑब्जेक्ट को हमें कॉपी करना पड़ता है। हाँ भैया, कि जो उसमें है वही इसमें है, कोई बात नहीं, चलने दो, आगे बढ़ने दो, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है उसको अगर आपको मैन्युअली अचीव करना है तो ये तरीका है। ठीक है, मैन्युअली अचीव करना है तो ये तरीका है। ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही मैंने एक और आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, तो इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो इसी बिहाफ पे है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल एक्स कर रहा हूं, इसको उड़ा रहा हूं, देखो इसको उड़ा रहा हूं, और यहां पे ये करने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं, R2 इज इक्वल टू R1। ठीक है जी, R2 इज इक्वल टू R1। ये लो, ये मैंने कर दिया। अब भी सेम काम होगा, अब भी जो आउटपुट है दोनों की वो सेम काम होगा। अब ये भी क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर ही इंप्लीमेंट हुआ। सो इट्स गिविंग मी एरर, सॉरी। तो क्योंकि R2 हमने डिफाइन नहीं किया था, हमने ही मिस्टेक की है, तो यहां पे कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल वी, तो यहां पे हमें R2 डिफाइन करना है। ठीक है, ओके, सो अब देखते हैं। देखो मैंने सारा कोड हटा दिया, कुछ भी नहीं किया, तब भी वही काम हो रहा है। ये देखो तब भी वही काम हो रहा है। मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी चेंजेस जो हैं वो हो रही हैं। ये लो, तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट, आप कोड लिखो चाहे ना लिखो, तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ये देखो, तो ये तरीका है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अभी हमने जो देखा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, कि मैं सिंपली R1 की स्टेट को R2 में कॉपी कर रहा हूं। जो अगर मैं वो कोड नहीं लिख रहा, अब आपको पता है बैकएंड पे कोड क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया। C++ कहता है कि अगर तूने ये कॉपी करनी है तो इसको शैलो कॉपी बोलते हैं बेसिकली। C++ अगर बोलता है कि भैया तूने अगर ये काम करना है तो बिंदास कर ले, तेरे लिए कोड मैं लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको कोड वो दिखा दिया, यहाँ वाला जो हमने लिखा था M% of R, तो मैंने आपको दिखा दिया कि भैया वो कोड ये था। अब आप चाहे कोड लिखो ना लिखो, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, और इसको कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को टेक्निकली हम बोलते हैं शैलो कॉपी। ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट को हम टेक्निकली बोलते हैं शैलो कॉपी। ओके, तो अब देखते हैं कि अब ये इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट है वो वही कॉन्सेप्ट है जो आपने छोड़ रखा है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। अभी तक के लिए अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी,
अगर अभी तक किसी का भी डाउट है, गूगल ग्रुप में भी अगर किसी का डाउट है तो यू कैन आस्क मी, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपका भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो मेरे से। ओके, सो मूविंग अहेड, सो आई थिंक नाउ यू गाइज आर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड शैलो कॉपी, तो इसको हम टेक्निकली शैलो कॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो वो कॉन्सेप्ट है जिससे आप भागे हुए हो, शैलो कॉपी, SHALLO, शैलो, एंड डीप कॉपी, है ना। अब कुछ बुक्स इसको कुछ और भी कॉन्सेप्ट से मेंशन करती है, लेकिन ये आई थिंक यही है हर जगह कॉन्सेप्ट, दैट इज शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ओके, सो शैलो कॉपी इज वेरी इजी। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने कोई कोड नहीं लिखा, ठीक है। तो ये इस टेक्निकली कॉन्सेप्ट को मैं शैलो कॉपी बोलूंगा। अब उसके बाद आती है डीप कॉपी। तो अभी जो हमने अभी तक परफॉर्म किया है वो शैलो कॉपी किया है, लेकिन डीप कॉपी की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन ये है कि सर हमें डीप कॉपी की जरूरत क्यों आन पड़ी, मेरा क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है जी, पहले ये समझते हैं कि सर डीप कॉपी की अगर जरूरत पड़ी है, क्योंकि शैलो कॉपी से अगर हमारा काम हो रहा है, तो वाई वी आर ऑप्टिंग फॉर डीप कॉपी, कि हम डीप कॉपी पे जा ही क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हमें ऑन करना पड़ा कि हमें डीप कॉपी पे लेना पड़ा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, शैलो कॉपी तब होती है जब हम कोई भी कोड इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर कोड इंप्लीमेंट कर देता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के स्टेट को दूसरे में कॉपी कर देता है एग्जैक्टली एज इट इज। अच्छा, तो इसको हम बोलेंगे शैलो कॉपी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे शैलो कॉपी। ठीक है, अब दूसरा जो है डेट इज द डीप कॉपी, ठीक है ना, डेट इज द डीप कॉपी। तो डीप कॉपी की क्या रिक्वायरमेंट है, अब वो देख लेते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि डीप कॉपी की जरूरत क्यों आन पड़ी हमें, ठीक है ना। उसके बाद हम समझते हैं कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं डीप कॉपी। चलो जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने एक छोटा सा कोड लिख रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए, सो डेट आपको जो पिक्चर है वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी की जरूरत, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं लगता कि हमें डीप कॉपी करना क्यों है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो अभी मैं क्लास चेंज कर रहा हूं, तो क्लास का नाम मैं रख रहा हूं डेमो, ठीक है जी। उसके अंदर मैं रख रहा हूं इंट data1, ओके, ठीक है जी, data2 परफेक्टली एंड एस्टिक पॉइंटर p, एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है जी। अब एक मैंने इसका वो बनाया, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है जी, डेमो कंस्ट्रक्टर। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर बना, ठीक है जी, इस पॉइंटर वेरिएबल को, ठीक है जी, इस पॉइंटर वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है जी, इंटीजर टाइप की, ठीक है। जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसको एक मेमोरी एलोकेट होगी इंटीजर टाइप की। कहां पे हुई? विद द हेल्प ऑफ न्यू, तो न्यू लगाया है तो हीप के अंदर एलोकेट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैलोक तो हम यहाँ पे यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हम C++ का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो C++ में हमें क्या करता है, कहता न्यू यूज करना पड़ता है। तो यानी कि जो हमें मेमोरी मिली है, इस P, जो ये P है, ये जो पॉइंट कर रहा है, ये हीप में इंटीजर के साइज को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है, 2 बाइट को। अगर 2 बाइट है तो 2, 4 है तो 4। वेरी गुड। अब उसके बाद मेरा एक फंक्शन है void display, ठीक है जी। एक मेरा फंक्शन है void, ठीक है जी, इसके अंदर है जो फंक्शन है डेट इज द गेट वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 मैंने फंक्शन बना दिए, इंट a, इंट b, इंट c, ठीक है जी। तो ये मैंने एक छोटा सा आपके सामने एक प्रोटोटाइप रखा है। अभी इसकी डेफिनेशन देने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर हम इसको प्रैक्टिकली अचीव करेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरी क्लास बन चुकी है। इस क्लास के अंदर जैसे ही ये क्लास बनती है, ठीक है ना, जैसे ही इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो ऑटोमेटिकली एक p जो मेरा इनिशियलाइज हो जाता है हीप के अंदर, ठीक है। चलो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने इसका बनाया डेमो, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने बनाया डेमो obj, ठीक है जी, ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट 1 बनाया, जस्ट इमेजिन इट, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट 1। तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया गेट वैल्यूज, ठीक है जी। गेट वैल्यूज को जब मैंने कॉल किया, तो इसके अंदर मैंने 10, 20 और 30, ठीक है, यहाँ पे सेट लिख दो, गेट लिख दो, ठीक है, जो मर्जी लिख दो।
तो हम सेट कर लेते हैं कि हम कुछ सेट कर रहे हैं, सेट वैल्यूज। ठीक है, तो हमने सेट वैल्यूज कर दी 10 20 30, ये कहीं पे जाके इंप्लीमेंट हुई और जाके सेट होगी। ठीक है, तो अभी इसकी हम डेफिनेशन नहीं दे रहे, हम सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद मैंने किया डेमो obj2, ऑब्जेक्ट 2 बनाया जिसके अंदर मैंने परफॉर्म कर दिया obj1, है ना। ये कौन सा कंसेप्ट इंप्लीमेंट हुआ, ये शैलो कॉपी इंप्लीमेंट होगी। ठीक है जी, ये शैलो कॉपी, क्योंकि मैंने कोड नहीं लिखा, देखो कहीं पे भी मैंने डेमो का कोड नहीं लिखा। ठीक है ना, इसका कोड नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ने अपनी मर्जी से क्या किया, जो भी आपने इस ऑब्जेक्ट में 3 वैल्यू सेट की होंगी ए बी सी, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट 2 में भी सेट कर दी। ठीक है, लेकिन इसमें हुआ क्या, अब ये समझते हैं। तो अब इसकी जो मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट मैंने इंप्लीमेंट किया है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट किया है। ठीक है, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, हुआ क्या, कहता जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, फॉर एग्जांपल डेटा 1 डेटा 2, ठीक है जी, और एक पॉइंटर वेरिएबल, यानी कि ये 3 मेरे पास वेरिएबल थे। पी को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनता है कि भैया पी तेरे को तो वैल्यू मिल जाती है, कहां पे, हीप के अंदर, और तुम 2 वेरिएबल्स को जो मेमोरी मिलेगी, कहता वो कहां पे मिलेगी, इसको भी हटा देते हैं, वो कहां से मिलेगी, वो यूजर उधर से भेजेगा, मान के चलो 10 और 20। ठीक है, ये 10 और 20 यूजर ने भेजा, तो डेटा 1 को मैंने 10 एलोकेट कर दिया, डेटा 2 को मैंने 20 एलोकेट कर दिया, मैंने कोड नहीं लिखा। ठीक है, आप जस्ट इसको इमेजिन कर लो कि कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट बना तो इसका ऑब्जेक्ट को ऐसी मेमोरी मिली, मेमोरी के अंदर। ठीक है जी, अब यहां पे जो डेटा 1 वेरिएबल था उसमें अंदर 10 आ गया, डेटा 2 वेरिएबल था उसके अंदर 20 आ गया। ठीक है, एक ये पॉइंटर वेरिएबल भी है क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है, तो एक पॉइंटर वेरिएबल p बना जो किसको पॉइंट कर रहा है, कहता मान के चलो यहां पे जो भी आपने वैल्यू भरी थी, मान के चलो आपने 30 भर दी या 40 भर दी या 50 भर दिया, तो कहता है यहां पे जो 30 भर रहा है ये कहां पे पॉइंट कर रहा है, ये हीप के अंदर पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है। ठीक है, अब मैंने आगे क्या किया, अब मैंने शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया। जब मैंने शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया तो हुआ क्या, कहता वहां पे भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही हुआ। ठीक है जी, 10 20, ठीक है जी, एस्टिक साइन p, और यहां पे जो ऑब्जेक्ट है दैट इज दी 2। ठीक है जी, जो ऑब्जेक्ट है दैट इज दी 2, और जब मैंने ये कॉपी कंसेप्ट किया तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट 1 को कॉपी किया तो एज इट इज कॉपी हो गया। अब ये कॉपी नहीं हुआ, अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये सिर्फ पॉइंट हुआ। ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि हमें शैलो कॉपी की जरूरत कहां है और डीप कॉपी की जरूरत कहां है। अब जो डायनेमिक मेमोरी थी, ठीक है ना, जो डायनेमिक मेमोरी थी, अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, इसने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट 1 जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो p वेरिएबल है वो भी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना चालू कर गया। ये सिर्फ रेफरेंसिंग होगी जब हम शैलो कॉपी करते हैं। ठीक है ना, जब हम शैलो कॉपी करते हैं तो जो भी हम डायनेमिक वेरिएबल होते हैं, जो हमारे हीप के वेरिएबल्स होते हैं, जब भी हम हीप में मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वहां पे शैलो कॉपी एक लिंक बनाती है। मान के चलो ये जो वेरिएबल था ये मार्क्स का वेरिएबल था, अब जो राम और श्याम है दोनों का नाम सेम है, फादर नेम सेम है, मदर नेम सेम है, वो तो ठीक है, लेकिन दोनों के मार्क्स जो हैं वो अलग है। लेकिन इसने क्या किया, इसने सिर्फ रेफरेंसिंग की। रेफरेंसिंग करने से क्या हो गया, कल को अगर राम के मार्क्स चेंज हो रहे हैं 130 तो श्याम के भी 130 हो रहे हैं। ठीक है, कल को अगर श्याम राम के मार्क्स 150 हो रहे हैं तो श्याम के भी 150 हो रहे हैं, लेकिन श्याम के तो चेंज नहीं हो रहे क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये हीप के अंदर है। और यहां पे जब हम शैलो कॉपी करते हैं तो होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट 2 है वो उसी के वेरिएबल्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसी के वेरिएबल्स को पॉइंट कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आप कंसीडर कर सकते हो कि दैट्स व्हाई वी हैव टू मूव इनटू द डीप कॉपी। तो ये दिक्कत है, क्योंकि यहां पे देखो बाकी तो ठीक है भैया, नाम भी मैंने कॉपी कर लिया, कॉलेज नेम भी कॉपी कर लिया, फादर नेम भी, क्योंकि सेम है, सबको सेम है तो ठीक है, लेकिन मार्क्स तो सेम नहीं ना, इस बार मार्क्स अलग अलग है। तो मार्क्स अलग अलग है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो कहता मैंने तो कॉन्सेप्ट यूज कर लिया शैलो कॉपी का, अब जो मैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट में जो चेंज कर रहा हूं वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट 2 के अंदर, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए।
ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो भी मैं ऑब्जेक्ट 1 में चेंज करूं वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट 2 में चेंज हो जाए, तो उस टाइम तो शैलो कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया ऑब्जेक्ट 1 में जो मैंने कर दिया वो कर दिया, ऑब्जेक्ट 2 में जो मैं चेंज करूंगा वो सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 पे ही चेंज होगा, 1 पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कब कब सिनेरियो आता है? ये सिनेरियो तब आता है जब हम क्या करते हैं, हीप वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्योंकि ये कॉपी यहाँ पे तो ये ठीक है, ये देखो ये नॉर्मल है, ये कॉपी होगी, ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप चेंज करोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब डायनेमिक मेमोरी की बात हो रही है तो ये रेफरेंसिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो आप चेंजेस कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये हम नहीं चाहते, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं इसको भी अलग कॉपी मिले, इसको भी अलग पी मिले, जिसके अंदर इनिशियल 30 हो, लेकिन बाद में हम चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में हम चेंज कर दें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनिशियली इसको भी अलग मेमोरी मिले। यहाँ पे अलग मेमोरी नहीं मिली शैलो कॉपी के कॉन्सेप्ट में, ये उसको पॉइंट कर रहा है, सिर्फ रेफर कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं अलग कॉपी मिले। जब आप चाहते हो कि वो अलग कॉपी मिले, दैट्स टाइम दैट यू हैव टू राइट योर कोड, तो आपको मैन्युअली वो कोड लिखना पड़ता है, तब जाकर के ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा, दैट इज द डीप कॉपी। I think now the conceptual level is clear for the shallow copy and the deep copy. If you have any doubt, you can let me know before proceed further. हाँ जी, अगर हाँ जी बोलिए। सर जो हमने पहले किया था, जैसे हमने R2 = R1 किया था वो सिंपल वाले प्रोग्राम में, कंस्ट्रक्टर वाले में, सर उसने क्या किया था कि जो R वाली वैल्यू है उसको कॉपी किया था और R2 को अलग स्पेस थी। हाँ जी, दोनों को अलग स्पेस मिली है। ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों की अलग स्पेस है। देखो ना, जब ये मैंने बनाया तो दोनों की अलग स्पेस है। ठीक है, तो सर वाला कंटेंट R2 में कॉपी हो गया। हाँ, हमारा जो R1 का कंटेंट था वो R2 में कॉपी हो गया था। ठीक है ना, अब ये दोनों में ही हो रहा है, अगर R1 में करेंगे तो R2 में होगा ही होगा। नहीं, इसमें कॉपी हुआ ना, ये कॉपी हुआ, रेफरेंसिंग थोड़ी हुई है। तो सर लेकिन जैसे हमने 100 को चेंज किया था और ऊपर वाली वैल्यू चेंज की थी, तो वो R2 में भी तो इफेक्ट की थी। वो तो कॉपी हो रही थी ना, वो कॉपी हो रही थी। जो यहाँ पे चेंजेस होके मैं देखो ना, उसके बाद कॉपी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, कि पहले मैंने ये चेंज कर दी उसके बाद कॉपी किया है। ओके ओके, ठीक है ना, उसके बाद तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मेमोरी है, ये दोनों की अलग मेमोरी। लेकिन यहाँ पे देखो, इसको भी अलग मेमोरी मिली, ये नॉर्मल वेरिएबल था, इसको भी अलग मेमोरी मिली क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल था। लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल था, इसकी जो मेमोरी थी वो कहाँ पे थी? कहता वो हीप के अंदर थी। तो कहता ये मैं इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये भी अभी इसी को पॉइंट कर रहा है, रेफरेंसिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको भी पी अलग से ही मेमोरी मिले। तो जब इसको भी अलग से मेमोरी देनी है तो आपको जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा वो कौन सा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? वो आपको डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सर एक और बात पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। कि सर जो पहले वाला था सर, अगर उसमें मान लो कि हमारे सारे जो पैरामीटर्स है वो सेम है, लेकिन एक की वैल्यू जैसे हमने इसमें मार्क्स लिए कि अलग डालने, अगर उसमें ऐसा करना हो तो कैसे? इसमें हाँ जी सर, इसमें तो डायनामिक मेमोरी ले रहे हैं लेकिन तो उसमें तो नहीं ले। हाँ, तो दिक्कत क्या है? तो इसमें तो अलग ही है ना, तो इसमें तो अलग है। वेरिएबल को जाओ चेंज कर दो गेटर और सेटर मेथड से। ओके 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 सर, डायरेक्ट हाँ, ऑब्जेक्ट 2 से कॉपी करो ना। अब देखो, अब R2 से सेट मेथड में जाके वैल्यू चेंज कर दो, दिक्कत क्या है? ओके सर, सिंगल वेरिएबल को भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? फंक्शन बना लो एक सिंगल वेरिएबल को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये हाँ जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। मैं थोड़ी सी एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। तो थोड़ी सी क्लासेस भी चेंज करते हैं, क्योंकि आप भी थोड़ा पक गए होंगे रेक्टेंगल को देख देख के। तो यहाँ पे अब हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो डेमो क्लास ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू राइट ए कंप्लीट लॉजिक। सो क्लास का नाम जो मैं रख रहा हूँ, डेमो रख रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो मैं कर रहा हूं, अपने को 3 वेरिएबल हैं, इंट, डेटा 1, ओके,
डेटा 2, ओके, और एक हमारा पॉइंटर वेरिएबल है p। ठीक है जी, परफेक्ट। तो अब ये मेरे प्राइवेट हो गए बाय डिफॉल्ट, आप सबको पता है। तो अब मैं पब्लिकली एक बना रहा हूं फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो डेमो नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है, जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो p को एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी हीप के अंदर। ठीक है जी, ठीक है जी, ये उसको मेमोरी मिल गई हीप के अंदर। अब एक और बनाते हैं। अब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड लिखने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि अपने को जो करनी है वो शैलो कॉपी करनी है। ठीक है, जब अपने को शैलो कॉपी करनी है तो अपने को पता है कि डेमो के अंदर किसका एड्रेस पास होगा। डेमो के अंदर जो एड्रेस पास होगा वो होगा जो भी आपका उधर ऑब्जेक्ट बना होगा। ठीक है, वट एवर ऑब्जेक्ट इज देयर, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट 1 2 वट एवर। ओके, तो अब कोड देखते हैं क्या है। अब देखो 3 वेरिएबल हैं तो डेटा के अंदर भी 3 होंगे। तो इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है जो इस क्लास के हैं। ये जो इस क्लास के वेरिएबल्स हैं इनको इनिशियलाइज करना है, लेकिन किससे? जो उधर से ऑब्जेक्ट आएगा। अब जब उधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियस इसी क्लास का है, तो उसके अंदर भी 3 वेरिएबल होंगे, डेटा 1 डेटा 2 एंड एस्टिक साइन ऑफ p। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेटा 1 इज इक्वल टू डी डॉट डेटा 1, यानी कि जो उधर से आ रहा है उसके अंदर जो भी आपने डाला हुआ है वो इधर कॉपी हो जाए। डेटा 2 इज इक्वल टू डी डॉट डेटा 2। ठीक है जी, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल है, तो पॉइंटर वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, यहां पे p इज इक्वल टू, ठीक है ना, p इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूं, रेफरेंसिंग कर रहा हूं। ठीक है ना, अब आपको पता है कि रेफरेंसिंग हमने कैसे की थी, अब डी रेफरेंसिंग कर रहा हूं। तो डी रेफरेंसिंग करने के लिए मैंने क्या किया, एस्टिक साइन डी डॉट पी। ठीक है ना, ये अब आपको याद होगा जब हमने पॉइंटर करे थे उसको रेफरेंसिंग, यानी कि उस एड्रेस पे अगर आपको वैल्यू को प्रोसेस करना है तो आपको एस्टिक साइन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमने कर दिया काम, लेकिन अभी भी ये होगा नहीं। तो इसको करना है तो p को एक नई मेमोरी भी तो चाहिए। ठीक है ना, p को एक नई मेमोरी भी तो चाहिए। तो p को मैंने क्या कर दी, एक नई मेमोरी दे दी, p ऑफ इंट। ठीक है जी, तो p को मैंने एक नई मेमोरी एलोकेट कर दी। तो अब उस मेमोरी के एड्रेस पे मैं गया। ठीक है ना, उस मेमोरी के एड्रेस पे गया और जो वैल्यू थी उसको वहां पे मैंने डाल दिया। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। ये मैंने कोड लिखा, खुद कोड लिखा। ठीक है ना, जब मैं शैलो कॉपी कर रहा हूं तो ये खुद कोड, क्योंकि जब या तो अगर देखो ना, या तो कंस्ट्रक्टर ये इंप्लीमेंट होगा या कंस्ट्रक्टर ये इंप्लीमेंट होगा। जब मुझे ये इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले मुझे मेमोरी तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो हुआ नहीं, ये कंस्ट्रक्टर तो हुआ नहीं ना इंप्लीमेंट। जब ये कंस्ट्रक्टर नहीं इंप्लीमेंट हुआ तो ये वाला होगा। जब ये वाला होगा तो अपने को क्या है, सबसे पहले p को मेमोरी देनी पड़ेगी। तो p को मैंने मेमोरी ली, अब उस मेमोरी के अंदर डी रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, उस मेमोरी के अंदर आपको डी रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी। तो डी नहीं है तो आपको किस आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है आपके पास, डी आ रहा है। तो डी के अंदर क्या है, कहता है एक पॉइंटर वेरिएबल p है, जो उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है कहता है उसको निकाल करके उसके अंदर डाल देना। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसकी एक बार फिर से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो कुछ ऐसे है। कहता जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट था उसके अंदर कहता ये बना डेटा 1, ये बना डेटा 2 और ये बना मेरा पॉइंटर वेरिएबल जो हीप के अंदर पॉइंट कर रहे हैं 30 को। अब कहता मैंने जब ये कोड लिखा, तो ये कोड लिखा तो इसमें भी डेटा 1 है, ठीक है, डेटा 2 है और ये पॉइंटर वेरिएबल p है। अब कहता डी, ये ऑब्जेक्ट एज ए डी बन के इधर आ गया। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो ये यहां पे आ गया एज ए डी बन के। तो कहता दूसरे ऑब्जेक्ट में जो मेरा ऑब्जेक्ट 2 है उसके अंदर कहता डी के अंदर डेटा 1 नाम का वेरिएबल है कहता उसको इस डेटा के अंदर सेट कर दे। 10 हो गया, 20 हो गया, यहां तक तो ये नॉर्मल काम हो गया। अब उसके बाद कहता पी, तो उसने पी को एक अलग से मेमोरी एलोकेट की। ठीक है, अब कहता जो ये वाली मेरे पास मेमोरी है, यानी कि ये वाली जो मेरे पास मेमोरी है, अब इसके अंदर जो कहता है इसके अंदर पड़ा है वो कॉपी कर दे। ये देखो डी रेफरेंसिंग, एस्टिक साइन से हम क्या करते थे आपको याद होगा, डी रेफरेंसिंग। ठीक है, तो ये आपका पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। तो ये कोड मैंने लिखा, अब इस कोड को मैं क्या बोलूंगा, डीप कॉपी। ठीक है जी, इस कोड को मैं लिखूंगा डीप कॉपी। ठीक है, अब मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं सो दैट आपको दिखाया भी जाए, आउटपुट भी दिखाई जाए। तो ये तो मेरा हो गया नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, ये हो गया मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर।
ठीक है जी। अब उसके बाद एक मैं वाइड सेट डेटा नाम का एक फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है जी, वाइड सेट डेटा। ठीक है, इसके नाम का एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर 3 वेरिएबल आएंगे, इंट ए, इंट बी, इंट सी। ठीक है ना, क्योंकि एक डेटा 1 को जाएगा, एक डेटा 2 को जाएगा, एक इसको जाएगा, एक आपके पॉइंटर के लिए वैल्यू चली जाएगी। तो डेटा 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है जी, डेटा 2 इज इक्वल टू, ठीक है, और आपका जो तीसरा वेरिएबल है डेट इज दी पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है जी, उसको डीरेफरेंसिंग कर और उसके अंदर सी डाल दे। ठीक है जी, उसके अंदर मैंने सी डाल दिया। ठीक है, तो यहां पे भी मेरे को लगता है कि एस्टिक साइन की जरूरत हमें पड़ेगी। डीरेफरेंसिंग कर रहे हैं ना, तो डीरेफरेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद कहता मैंने इसको कर्ली ब्रेसेस को कर दिया बंद। तो ये मेरा सेट डेटा हो गया। अब उसके बाद एक मेथड बनाते हैं वाइड, ठीक है जी, डिस्प्ले डेटा। डिस्प्ले डेटा, ठीक है, तो डिस्प्ले डेटा क्या करेगा, जो आउटपुट दिखाएगा। तो सी आउट ऑफ, सबसे पहले चला लेते हैं एंडल। ठीक है, एक बार और चला लेते हैं सी आउट ऑफ एंडल। ठीक है, 2 बार मैंने एंडल चला लिया। अब डेटा दिखाते हैं सी आउट ऑफ, ठीक है जी, डेटा 1। ठीक है, डेटा 1 के अंदर जो भी है वो डिस्प्ले हो जाए। ये मेरा डेटा 1 है। ठीक है, यानी कि ये वाला वेरिएबल के अंदर जो भी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेते हैं डेटा 2। ठीक है जी, इसके अंदर हम दिखाते हैं डेटा 2, जो भी डेटा 2 के अंदर है वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, उसके बाद लेते हैं आपका ये पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है ना, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो भी है वो भी डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी है हमें क्या करना पड़ेगा, डीरेफरेंसिंग। तो एस्टिक साइन ऑफ पी, दैट्स इट। ठीक है जी, तो ये आपका कौन सा फंक्शन रेडी हो गया, ये आपका डिस्प्ले फंक्शन रेडी हो गया। यानी कि एक हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड, यानी डीप कॉपी कर रहे हैं। दूसरा हम वैल्यू सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तीसरा हम जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, अभी कोई लॉजिक वॉजिक नहीं बना रहे, हम कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अभी जस्ट कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट चलते कैसे हैं, होता क्या है, दिखता क्या है। ठीक है, तो ये आपका रेडी हो गया काम। अब इसकी कॉलिंग का टाइम आ गया। ठीक है, तो कॉलिंग का टाइम है, तो इनको कॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेन बनाया। अब इसके अंदर डेमो ऑफ obj1, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट 1 बना। अब ऑब्जेक्ट 1 है तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मैंने डेटा सेट कर दिया, ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट डेटा। ठीक है जी, तो मैंने क्या क्या सेट किया, 10, 20, 30। ठीक है जी, ये चला गया ऑब्जेक्ट 1 की स्टेट में, ये सेटल हो चुका है। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं obj1 डॉट शो डेटा। तो मैंने शो डेटा किया, तो मेरे पास जो आउटपुट आने वाली है वो 10, 20, 30 आने वाली है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो मैंने क्या लिखा, डेमो obj2। ठीक है जी, obj2 किया। अब जब obj2 किया तो इसके अंदर मैंने कॉपी करना है। ठीक है ना, अब मुझे को ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ऑब्जेक्ट 1 को कॉपी करना है। obj2 इज इक्वल टू obj1। ठीक है जी, 2 के अंदर मैंने 1 को कॉपी कर दिया। अब जब 2 के अंदर 1 को कॉपी कर दिया तो उसके बाद मैं डिस्प्ले किसको कर रहा हूं, obj। ठीक है जी, obj2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, या ये डिस्प्ले डेटा। तो वहां पे मैंने फंक्शन का नेम गलत लिख दिया, तो यहाँ पे जो है obj1 कंट्रोल v। ठीक है जी, कंट्रोल v। ठीक है जी, तो ये अपना कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड, ये लो जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, यहाँ पे मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया। ठीक है ना, यहाँ पे हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर दिया। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे ही इन्वोक हुआ तो उसने क्या कर दिया, ये वाला सारा का सारा कोड चला दिया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट 1 में था वो ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी करके उसने तैयार कर दिया। ठीक है, तो इसको कॉल करने से पहले एक बार हम ये भी लिख लेते हैं, कंट्रोल सी आउट ऑफ डिस्प्ले डेटा 1। ठीक है, डिस्प्ले डेटा 1, या यू कैन से डिस्प्ले
obj1। ठीक है जी। अब इसको डिस्प्ले करने के पहले हम ये लिख लेते हैं डिस्प्ले obj2। ठीक है जी। तो ये आपका पूरा कोड तैयार है। अभी इसको चलाते हैं तो आपका पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। Hopefully we didn't do any kind of mistake। तो हमने कोई मिस्टेक किया है? lots of mistake। देखो क्या डिस्कस क्या कर दिया, सेट डेटा का डी कैपिटल, हमने डी को स्मॉल लिख दिया। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी डिस्प्ले डेटा, देखो जी क्या क्या हमने एरर मारी है, वाइड के स्पेलिंग मिस्टेक। देख लिया करो यार, जब कोई छोटी मोटी ऐसी कोई एरर आए तो आप एक बार देख लिया करो। ओके, तो अब इसको चलाते हैं। तो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये देखो क्या था, ऑब्जेक्ट 1, उसमें डेटा 1 था 10, डेटा 2 था 20 और जो पॉइंटर था उसके अंदर 30 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो डेटा है वो 10 है, डेटा 2 है वो 20 है और जो पॉइंटर है वो 30 है। ठीक है जी। देखो ये अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब यहाँ मैंने 33 कर दिया, यहाँ पे मैंने 22 कर दिया और यहाँ पे मैंने 11 कर दिया। तो देखो एग्जैक्टली सेम कॉपी हो जाएगा ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। सिर्फ मैंने 1 में चेंजेस किए हैं, वो 2 में रिफ्लेक्ट हो गए क्योंकि कॉपी बाद में हो रही है। ठीक है, कॉपी बाद में हो रही है। अब देखते हैं, अब आपका जो डाउट था प्रिया जी का, वो ये डाउट था कि सर अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 के डेटा दोबारा से चेंज कर दूं। कोई बात नहीं, कर दो जी। ऑब्जेक्ट 1 में आपने क्या किया, ठीक है, आपने दोबारा से चेंजेस कर दिए। अब ध्यान से देखना ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट दोबारा इनिशियलाइज कर दिया आपने। ठीक है, रीइनिशियलाइज कर दिया, तो क्या 2 में भी चेंजेस हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है जी, क्योंकि वो कॉपी हो गया ना, क्योंकि हमने पहले कॉपी कर दिया। अब देखते हैं क्या किया मैंने। मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या किया। होपफुली इसमें कोई एरर ना आए, वो ना बोले कि आपको। ओके, अब देखते हैं क्या किया। ले लो जी, ये देखो, ये मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। ये पहले मैंने ऑब्जेक्ट 1 बनाया। ठीक है, जब मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें जो वैल्यू दिए 11, 12, 11, 22 एंड 33। ठीक है, फिर वो मैंने क्या कर दिया, वो ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी कर दिया। अब जब ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी हो गया तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज अगेन से 32, 30, अब सारा कुछ चेंज कर दिया। उसका डेटा 1 भी चेंज कर दिया, डेटा 2 भी चेंज कर दिया और डेटा 3 भी चेंज कर दिया। अब आपका ये कॉन्सेप्ट था कि सर क्या ऑब्जेक्ट 2 में भी डेटा चेंज हो जाएगा? क्या ऑब्जेक्ट 2 में भी डेटा चेंज हो जाएगा जब मैं दोबारा से इसको डिस्प्ले करूंगा? तो आंसर इज नो, नो। ठीक है ना, आंसर इज नो। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट 2 को दोबारा से डिस्प्ले कर रहा हूं। अब मैंने इसको रीइनिशियलाइज नहीं किया, मैं सिर्फ दोबारा से इसको डिस्प्ले कर रहा हूं। अभी देखते हैं जो आपके क्वेश्चन का आंसर था। क्या हुआ, मैं अभी इसको आपको स्टेप बाय स्टेप चला के दिखाता हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 बना। ठीक है, उसमें आपने ये वैल्यू भर दी। ठीक है, आपका 11, 22 एंड 33, ये ऑब्जेक्ट 1 है। ठीक है, फिर आपने ऑब्जेक्ट 1 को कॉपी कर दिया। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। जब आपने ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी किया तो यहां पे आपने वैल्यू भर दी 11, 22 एंड 33। ठीक है ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यूज थी तो आपने रीइनिशियलाइज कर दिया। आप दोबारा यहां पे आए। ठीक है ना, आप दोबारा यहां पे आए और आपने यहां पे जो वैल्यूज थी वो कर दी। ठीक है, जो वैल्यूज थी वो कर दी 11, 11 है, यानी कि ये हट गई। ठीक है, 12, 12, 12, 2, 2, 2 ये हट गई, 3, 3, 3 ये हट गई। ठीक है ना, ये हट गई। अब आप कह रहे हो कि सर कि क्या अगर इसमें चेंजेस होती है तो क्या इसमें भी चेंजेस हो जाएंगी? नहीं, इसमें चेंजेस नहीं होंगी। ये देखो, जब मैंने डेटा 1 को दोबारा से ऑब्जेक्ट 2 को दोबारा से डिस्प्ले किया तो अब जो आउटपुट आ रही है वो ये आ रही है 11, 22, 333। ठीक है ना, जो पुरानी वाली थी। मिस्टेक हुआ है, ये देखो, ये अभी भी जो कॉन्सेप्ट हो रहा है
ये जो कॉन्सेप्ट हो रहा है ये कौन सा, अब देखो ये कौन सा कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो गया, ये आपका शैलो कॉपी इंप्लीमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये बनाया, अब ये ध्यान से देखना, जब मैंने ये बनाया तो बाय डिफॉल्ट जब ऑब्जेक्ट दोबारा से इन्वोक हुआ, ठीक है ना, तो कौन सा चला, तो कहता है ये वाला चला, आपका ये वाला चला, ये कंस्ट्रक्टर तो चला ही नहीं है, आपका ये कंस्ट्रक्टर चला, आपका ये कंस्ट्रक्टर चला। तो इसने क्या किया, जो पिछले कंस्ट्रक्टर को था उसको उसने चेंज कर दिया, ठीक है, जो पिछला कंस्ट्रक्टर था उसको उसने चेंज कर दिया। तो देखो 2 3 3 थी, वो 3 3 3 बन चुकी है। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो हमें किस कंस्ट्रक्टर की जरूरत आन पड़ी, तो हमें शैलो कॉपी के कंस्ट्रक्टर की जरूरत, डीप कॉपी के कंस्ट्रक्टर की जरूरत आन पड़ी। सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हमने चलाया तो उसने ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक करके उसने पी की वैल्यू को रीइनिशियलाइज कर दिया, और जब रीइनिशियलाइज हो गया तो कहता उसने जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया वो आपका शैलो कॉपी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर। जो जरूरत आन पड़ी थी, हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत आन पड़ी कि सो दैट अगर p हमारा कोई भी वेरिएबल है तो वो उसको कॉपी ना करे, वो क्या करे, वो अलग से उसको मेमोरी एलोकेट हो जाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। आई थिंक नाउ द पिक्चर इज क्लियर। अभी आप लोगों को ये थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, शैलो कॉपी डीप कॉपी क्या है। तो आपको अब आई थिंक क्लियर कि हमें इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और हमने इसको क्यों इंप्लीमेंट किया, ठीक है जी। हाँ जी बोलिए। सर जो ये लास्ट वाला डिस्प्ले OBJ2 की है, सर इसमें वो पहले वाली वैल्यू उसने उठाई है ना डाटा 1 की, OBJ1 की 11, 22 एंड 33, सर ये लास्ट वाले में। हाँ जी, तो ये सर वाला? हाँ जी सर, अगर सर इसके बाद हम बाद में भी सर OBJ2 के अंदर कॉपी OBJ1 करते तो फिर वो सेम डाटा उठा लेता सर, 111, 222, 333। हम क्या करते हैं, मैं समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बोलना। सर एक वो कोड खोलना, पहले वाला सर, ये दूसरा है। बोलिए। सर जैसे ये मेन फंक्शन में हमने किया था सर, OBJ2 का डाटा OBJ1 में कॉपी किया ना, OBJ1 का डाटा OBJ1 का 2 में कॉपी किया ना। हाँ जी, तो सर ये जो इसके नीचे हमने OBJ1 का डाटा एक नया बनाया 111, 222, 333, तो सर अगर हमने इसको OBJ2 में कॉपी करना होता तो सर फिर OBJ2 की वैल्यू चेंज हो जाती। हाँ फिर तो कॉपी हो गया ना, फिर तो ये कोड चल जाता है, फिर तो होएगा ना कॉपी। हाँ हाँ, क्योंकि कोड हमने कॉपी कर दिया ना, हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया एक्सप्लिसिटली कि भैया तेरे पास अब ये आ रहा है, अब जो इसके अंदर है OBJ2 में कॉपी कर दे। ओके सर। सो ये है जी आपका डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। ये भी इंटरव्यू में काफी टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको मैंने आपको इन डेप्थ इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्यों हमें जरूरत, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि जरूरत क्यों है, क्योंकि सबसे पहले हमें यह क्यों का अगर आंसर मिल गया तो हमारे आधा काम हो चुका है, ठीक है। ओके, सो अभी हमने देख लिया है आपका कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट भी देख लिया अच्छे से, हमने डेटा हाइडिंग भी देख लिया, ठीक है जी, और हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, किस तरह से बना सकते हो, हीप में कैसे बनाना है, पॉइंटर रेफर कैसे करना है, और नॉर्मल स्टैक के अंदर कैसे करना है, ये हम सब देख चुके हैं। यानी कि हमारा एक छोटा सा बेस बन चुका है टू वर्ड C++, ठीक है जी। अब अगर मैं एक बार फटाफट से आपको एग्जांपल दूं सारी की सारी, ठीक है, तो अपने को अपने पास जितने मेंबर फंक्शन है वो कौन कौन से मेंबर फंक्शन है, अगर मैं डिस्क्राइब करूं कि अपने पास मेंबर फंक्शन कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास असेसर्स, ठीक है जी, असेसर्स। तीसरा है हमारे पास म्यूटेटर्स, ठीक है जी, दूसरा है हमारे पास म्यूटेटर्स, ठीक है। चौथा है हमारे पास फैसिलिटेटर्स, ठीक है जी, फैसिलिटेटर्स, ठीक है। ये क्या है, ये वो है जो लॉजिक है आपका, जैसे एरिया था, ठीक है, पैरामीटर था, अब इसको टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटर बोलेंगे, जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो हमें काम प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा ये है तो ये हम करेंगे। असेसर आपको पता है, ठीक है जी, यूज्ड फॉर नोइंग द वैल्यू ऑफ द डेटा, ठीक है जी। म्यूटेटर पता है, कहता है दिस इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर्स, आपको सेट करना है और आपको गेट करना है, सेटर एंड गेटर मेथड।
कंस्ट्रक्टर आपको पता है। फैसिलिटेटर वो मेथड्स हैं जैसे आपका एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया, जिसमें आपने अपना लॉजिक इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, दैट दे आर कॉल्ड द फैसिलिटेटर्स, ठीक है। उसके बाद आता है इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी करना है, जैसे आपने इंक्वायरी किया था, याद होगा आपको, हमने फंक्शन बनाया था इज स्टैक एम्प्टी, है ना, इज स्टैक फुल। तो ये इंक्वायरी मेथड है, इंक्वायरी मैसेजेस हैं, ठीक है। इंक्वायरी फंक्शन है बेसिकली जो हमें बताते हैं कि स्टैक मेरा भर गया या मेरा फुल हो गया। नॉर्मली इनकी जो रिटर्न टाइप होती है वो बूलियन होती है, ठीक है। ये हमें ऑब्जेक्ट की स्टेट बता देते हैं कि जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ इज ऑब्जेक्ट इज देयर और नॉट, है ना। तो एक मैंने फंक्शन बना लिया और वो हमें बता रहा है कि यस इफ इट इज ट्रू देन इट इज अवेलेबल, अदरवाइज इट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। और लास्ट होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है जी, जो डिस्ट्रॉय करते हैं जितनी भी मेमोरी एलोकेट हुई है कंस्ट्रक्टर से। जो भी कहता आपने मेमोरीज एलोकेट किए हैं जब बनाते वक्त हीप के अंदर, ठीक है जी, और उसके बाद आपने जितनी भी मेमोरी आपने कंज्यूम की है उसको रिलीज करने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज द डिस्ट्रक्टर। तो अगर मैं मेंबर फंक्शंस की बात करूं C++ के अंदर, तो ये 6 तरह के मेंबर फंक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्टर आपको पता है, असेसर आपको पता है, म्यूटेटर आपको पता है, फैसिलिटेटर्स सिर्फ नाम चेंज किया है, उसको थोड़ा फैंसी नाम दे दिया। काम यही है कि जिसके अंदर आपका लॉजिक रहता है, क्योंकि जब हम कंपनीज की भाषा में बात करते हैं, इंडस्ट्री की भाषा में बात करते हैं, तो हम कुछ इस तरह से बात करते हैं। हमें ये नहीं बात करते कि भैया एरिया क्या है, उसका पैरामीटर क्या है, हम बोलते हैं उसमें फैसिलिटेटर्स कितने फंक्शन है, ठीक है। ओके, असेसर है तो असेसर कौन कौन से हैं, म्यूटेटर्स हैं तो म्यूटेटर कौन कौन से हैं, कंस्ट्रक्टर तो कंस्ट्रक्टर ही रहते हैं, ठीक है। इंक्वायरी है तो हम पूछ लेते हैं ओके व्हाट आर द वेरियस इंक्वायरी मेथड्स फॉर द सेम, कि आपने कौन कौन से रखे हुए हैं। तो ये इंडस्ट्री की भाषा है, ठीक है जी। नॉर्मली हम बोलते हैं अच्छा एरिया फंक्शन कॉल कर लो जी, पैरामीटर कॉल कर लो, लेकिन इंडस्ट्री में जब जाओगे, आप एक स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप बोलोगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा ओके दीज आर द फैसिलिटेटर्स हु विल प्रोवाइड यू द फैसिलिटी, ठीक है जी, दीज आर द असेसर्स and these are the muters, these are the constructor, these type of constructors are there, something like this, okay। तो ये हमारे पास जो मेंबर फंक्शंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो अपने पास 6 तरह के मेंबर फंक्शन है। ये आपका बेस बन चुका है क्लासेस के 2 वर्ड। क्लास क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, असेसर क्या है, म्यूटेटर क्या है, फैसिलिटेटर्स क्या है, इंक्वायरी कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक ए बूल तरह का बना लो, बूल जैसे हमने बोला एज स्टैक नल, है ना, और इज स्टैक एम्प्टी और इज स्टैक फुल, समथिंग लाइक दिस। वो रिटर्न करवाना है ट्रू और फॉल्स, क्योंकि इंक्वायरी कर रहे हैं ना हम लोग, क्या ये चीज अवेलेबल है कि नहीं। अगर बंदा बोलेगा हाँ ये चीज अवेलेबल है तो आपके पास आउट ऑफ वर्ड आ जाएगी यस द product is available, otherwise you will get okay this is not available into the stock. So these are the inquiry, and destructor is finally we will discuss into great detail later on what exactly the destructors. तो ये हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो आगे है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, बड़ा काम का ऑपरेटर है, कई बार यूज होता है, बहुत बार यूज होता है। कहता है ये काफी रीजंस में यूज हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे और इसको देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, लेकिन अभी हम समझते हैं बेसिक की सबसे पहले ये कहाँ पे यूज होता है। अगर मेरा ग्लोबल वेरिएबल नेम, हमने पढ़ चुके हैं ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल्स। अगर मेरा ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी सेम है और मेरे लोकल वेरिएबल का नाम भी सेम है, यानी कि ये ग्लोबल वेरिएबल भी एक्स है और लोकल वेरिएबल भी एक्स है, तो उस टाइम पे कहता स्कोप रेजोल्यूशन दोनों में डिफरेंशिएट बना देता है कि अच्छा दिस वन इज योर ग्लोबल वेरिएबल एंड दिस वन योर लोकल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक ए सिंपल एग्जांपल, अगर मैं एक कोड लिखूं, छोटा सा कोड लिखते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h, ठीक है जी, ये आपका iostream हो गया। अब उसके बाद ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, int x इज इक्वल टू 20, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद मैं कर रहा हूं int main, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो मैं कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं int x इज इक्वल टू अगेन 30, ठीक है। तो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ये मेरा लोकल वेरिएबल है। ग्लोबल और लोकल में फर्क यही है कि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो थ्रू आउट द सेशन अवेलेबल है, हर फंक्शन में, हर मेथड में वो अवेलेबल है। लेकिन जो लोकल वेरिएबल है उसकी जो सीमा है वो सिर्फ उस लोकल एरिया के अंदर ही है, ठीक है। अब मुझे अगर मैं करूं सी आउट ऑफ एक्स, तो मेरे पास सबसे पहले जो आउटपुट आएगी, हमेशा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले जो प्रायोरिटी देती है वो अपने लोकल वेरिएबल्स को देती है,
तो यहाँ पे जो जब मैं अगर इस कोड को चलाऊंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो 30 आएगी, क्योंकि ये हमेशा सबसे पहले अपने लोकल एरिया में देखेगा कि अगर उसमें x है तो वो दे देगा, अगर x यहाँ पे नहीं होता, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता तो वो कहाँ पे जाएगा, तो वो तब जाकर तो वो इस x को ढूंढेगा। लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले जो प्रायोरिटी रखती है वो अपने लोकल एरिया की रखती है। तो इसका जो लोकल एरिया है ये कर्ली ब्रेस ऑन है, ये कर्ली ब्रेस ऑफ है, ठीक है जी, ये इसका लोकल एरिया है। तो अब जो आउटपुट आएगी वो 30 आएगी, लेकिन मुझे जो खेलना है इस लोकल के अंदर ग्लोबल के साथ खेलना है। तो मुझे जब ग्लोबल के साथ खेलना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इस वेरिएबल से पहले स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर। अब जब मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करूंगा तो अब इस केस में जो आउटपुट आएगी वो आएगी आपकी 20, ठीक है जी, वो आपकी आउटपुट आएगी 20। तो ये कॉन्सेप्ट है लोकल और ग्लोबल का। अब यहां पे जब देखो, जब मैंने ग्लोबल वेरिएबल यूज किया अपने लोकल वेरिएबल के अंदर, यानी कि लोकल के अंदर भी दोनों का नाम सेम था, तो मुझे लेकिन ग्लोबल की वैल्यू को प्रोसेस करना था, तो मुझे क्या यूज करना पड़ा, ये स्कोप रेजोल्यूशन। ये बड़े काम की चीज है, ये बड़े काम की चीज है, ठीक है, काफी यूज होता है, आगे बहुत यूज होगा, ठीक है, आगे बहुत यूज होगा। नॉर्मली जितना भी कोड होता है स्कोप रेजोल्यूशन के बिना तो आप लगा के चलो कि होता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा कोड और दिखा देता हूं, ठीक है। आई थिंक नाउ आप लोगों को अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ग्लोबल और लोकल में क्या फर्क है। शायद ये मैंने पहले भी आपको करवा दिया था कि अगर लोकल वेरिएबल में आपने ग्लोबल करना था। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है कोई? हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर। सर एक और बात पूछनी थी कि सर ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। क्या हम इसी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से लोकल वेरिएबल को उसके स्कोप के बाहर भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, लोकल की जो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि लोकल की जिंदगी उतनी ही है ना, आप उसको ओवरराइड कर सकते हो। अब देखो, अगर आप कंसेप्ट समझो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका ये आपका मेन कोड है ना, ये आपकी मेमोरी है जो ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए है, ये आपका स्टैक है, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये जैसे ही फंक्शन इन्वोक होता है तो वो इसके अंदर चलता है। जैसे ही ये कर्ली ब्रेस खत्म होती है तो ये मेमोरी भी रिलीज हो जाती है। ये आपका हीप एरिया है। ये जो ग्लोबल एरिया है यहाँ पे तो थ्रू आउट द सेशन रहती है जी, यहाँ पे जो आपने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिए वो थ्रू आउट द सेशन रहेंगे। लेकिन ये जो स्टैक है, अगर इसके अंदर आपने x डिफाइन किया है तो ये x अपना काम होने के बाद ये मेमोरी खत्म हो जाएगी, इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा, ठीक है। आपको शायद मैंने कोड भी बताया था कि क्या, शायद एमसीक्यू में भी आया था कि अगर मैं x इज इक्वल टू 10 करूं, ठीक है, इसके बाद सी आउट ऑफ x करूं, ठीक है, कर्ली ब्रेस बंद कर दूं और यहाँ पे मैं फिर करूं सी आउट ऑफ x, तो क्या होने वाला है, तो आपके सामने एरर आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जैसे स्कोप स्टार्ट हुआ, जैसे स्कोप एंड हुआ, तो ये जो मेमोरी थी कहता ये रिलीज होगी। जब ये मेमोरी रिलीज होगी तो मैं इस मेमोरी के लिए ढूंढ रहा हूं, तो वो तो कहता कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, वो तो कहता कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर आएगी। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उतना ही होता है जितना उसकी जिंदगी हो, और इनकी जिंदगी जो है ये कर्ली ब्रेसेस है, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके बियॉन्ड इसका कुछ भी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका लोकल, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल थ्रू आउट द सेशन रहते हैं। लेकिन अब लोकल एरिया के अंदर आपको ग्लोबल को यूज करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। with the help of the scope resolution operator then you are able to process the global variable that is outside the scope, ठीक है ना। तो ये जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है ये बड़े काम का ऑपरेटर है, क्योंकि जितने भी हमने कोड बनाने हैं ना आगे, तो स्कोप रेजोल्यूशन तो सारे में यूज होने वाला है। अभी मैं बताने वाला हूँ इसका नेक्स्ट बेनिफिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, तो मैं आपको फाइनलाइज करूंगा उसी रिक्टेंगल के साथ, उसके अंदर असेसर, म्यूटेटर, ठीक है जी, इंक्वायरी तो और डिस्ट्रक्टर सब एक बार इंप्लीमेंट करके फिर हम ये टॉपिक को यहीं पे स्टॉप कर देंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपके लिए कोई है और किसी का क्वेश्चन? आई होप आई गिव द आंसर ऑफ हु इज दिस, आई सपोज प्रिया जोत। हाँ जी प्रिया जोत जी, शायद मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आई होप। हाँ जी सर, वो एक्चुअली ना एक बार पहले पढ़ा था हमने कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते, तो वो फंक्शन के लिए था कि अगर क्लास में हाँ किसी जी, फंक्शन उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है जी। Okay, so now I'm moving ahead with this scope resolution operator. एक बेनिफिट तो आपको ये पता लग गया है ना, ये पता लग गया कि ये है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है
कहता हमें करना क्या होता है जब भी हम किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो जो हम फंक्शन की डेफिनेशन है वो कभी भी क्लास के अंदर नहीं देते। ठीक है जी, जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, जैसे हमने अभी तक जितने भी फंक्शन किए हैं, तो देखो हमने इसकी डेफिनेशन इसके अंदर ही दे दी। ये देखो ये डेफिनेशन इसके अंदर ही दे दी, ठीक है ना, ये सारी की सारी डेफिनेशन इस क्लास के अंदर दे दी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों नहीं करते? उसका कारण क्या है? Why we define the definition of a function outside the class? हाँ जी, किसी को आइडिया है? Why we define the definition of a function outside the class? आप लोगों में किसी को आइडिया है कि हम उसकी डेफिनेशन को आउटसाइड द क्लास क्यों देते हैं? उसका करने का कारण क्या है? ये तो आपने सबने पढ़ा रखा है कि इफ यू वांट टू गिव द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन आउटसाइड द क्लास, then you are supposed to use the help of this scope resolution operator. Then the question is why we perform this activity? What is the reason behind? काम तो हो रहा है, एरर तो देखो कुछ भी नहीं आई, we don't get any kind of error inside this as well. But what is the reason why we are defining the outside the class? Can you please elaborate this concept? हाँ जी, any one of you, क्या आपको पता है कि हम इसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास क्यों देते हैं? अंदर ना देने का मतलब क्या है? इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है छोटा सा। ओके, देखो जब भी हमने किसी फंक्शन की डेफिनेशन यानी कि उसकी जो वर्किंग है ना, उसकी वर्किंग है आउटसाइड द क्लास देनी है, यानी कि मैं वर्क का नाम तो अंदर लिख रहा हूं, ठीक है ना, प्रोटोटाइपिंग मैंने दे दी, लेकिन उसकी डेफिनेशन में आउटसाइड द क्लास दे रहा हूं। उसका कारण क्या है? कारण समझते हैं। कहता सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर मैंने उसकी आउटसाइड द क्लास देनी, डेफिनेशन बाहर देनी है, तो दे कैसे? तो पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद कारण समझते हैं कि हम ऐसा करते क्यों है। तो एक छोटी सी एग्जांपल है, क्लास ए, ठीक है, उसके अंदर ये मेरा पब्लिक है, ठीक है जी। अब ये देखो वाइड पब्लिक, ठीक है जी, सॉरी आई डिड ए मिस्टेक, इट्स नॉट अ पब्लिक, इट्स अ फंक्शन नेम दैट इज वाइड फन, ठीक है। ये होगी इसकी प्रोटोटाइपिंग, क्लास बंद, खत्म। इसकी वर्किंग नहीं मैंने बताई। I didn't disclose the working of this. It is only declaration. That's it. अब मैंने आउटसाइड द क्लास इसकी फंक्शनैलिटी देनी है कि भैया ये जो फन फंक्शन है ये करता क्या है, ये करता क्या है। ओके, कहता जब आपको आउटसाइड द क्लास देनी होती है डेफिनेशन, तो हम क्या करते हैं, वाइड ए क्लास नेम scope resolution operator and this function name that is the fun, okay, and this is the working, see out of I am function outside the class, ठीक है जी। तो ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। सेम एरिया, अगर मेरे को वाइड मान के चलो एरिया था, अब आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन ये प्रोटोटाइपिंग होगी, यानी कि डेक्लेरेशन होगी। डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास वाइड ए कॉलन, ठीक है, एरिया, तो ये रिटर्न कर रहा है, तो ये इंट रिटर्न करता था, तो यहाँ पे वाइड की जगह हम लिखेंगे इंट ए कॉलन, ठीक है। किस क्लास का है? कहता ए क्लास का है। कौन सा फंक्शन है? कहता एरिया है। ओके, परफेक्टली। तो कहता अब हमें क्या करना है? कहता हमें इसका रिटर्न करवाना था, आपको याद होगा, रिटर्न लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है जी। तो ये मेरा लॉजिक है। अब देखो ये आउटसाइड द क्लास मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी, लेकिन इसको बाइंड करने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए कि भैया ये जो एरिया फंक्शन है ये किस क्लास में गिरता है, ये ए क्लास का है। ये जो फंक्शन है ये किस क्लास में गिरता है? कहता ये ए क्लास में गिरता है। कहता ये दोनों को बाइंड करने के लिए मैंने जो ऑपरेटर यूज किया, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किया। और मैंने देखो क्लास के बाहर डेफिनेशंस दी है दोनों फंक्शन की, दोनों को डिक्लेयर अंदर किया है कि भैया दीज आर द मेंबर फंक्शन ऑफ दिस क्लास, but the definition is outside the class. Now the question is, sir, why we provide the outside the class? Because this area function, when we define inside the class, it is working perfectly. Then what is the need? What is the reason behind it? क्यों? Okay, अब इसका टेक्निकल रीजन समझते हैं। जब भी आप किसी फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करते हो, याद रखना वो ट्रीट होता है इनलाइन फंक्शन। ओके, इनलाइन फंक्शन। अब इनलाइन फंक्शन क्या है? इनलाइन वो फंक्शन होते हैं कि जब भी हम, अगर आपको सी में इनलाइन बनाने हैं तो आपको यूज करना पड़ता है इनलाइन, ठीक है, इनलाइन इज ए कीवर्ड। लेकिन जब यहां पे आप बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली उसको इनलाइन ही ट्रीट करता है, ठीक है।
तो इनलाइन फंक्शन का कारण क्या है, कहता है ये ऐसे फंक्शन बन जाते हैं जो कहता है आपकी रैम में लोड हो जाते हैं। जैसे ही एक बार फंक्शन कॉल हुआ तो आपकी रैम में लोड हो गया, यानी कि उसने उतनी रैम को यूज करके रख लिया। तो ये जब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा वो रैम में रहेगा, और जब रैम में रहेगा तो होगा क्या, वो मेमोरी कंज्यूम करके रखेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि हम कौन से फंक्शंस को इनलाइन फंक्शन क्रिएट बनाते हैं। वो फंक्शन जिसको अपने को बार 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 चलाना होता है, हम इनलाइन फंक्शन बना लेते हैं कि भैया एक बार लोड हो गया तो लोडेड ही रह तू, ठीक है, एक बार तू ऑन हो गया तो ऑन ही रह, तू लोडेड ही रह, चलता रहे चलता रहे। जैसे ही मैं तेरे को कॉल करूं मैं सीधा रैम के अंदर जा रहा हूं, वहां से फंक्शन उठा के लेके आ रहा हूं। तो यानी कि मेरा लोडिंग टाइम आपकी डिस्क से रैम तक लेके जाने का मैं टाइम बचा रहा हूं, मैंने उसको रैम में ही लोड करके रख दिया। ठीक है जी। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो इनलाइन फंक्शन कहलाते हैं। अब इनलाइन जो फंक्शन होते हैं उसमें नॉर्मली जो कोड होता है बहुत कम होता है। नॉर्मली जो लॉजिक होता है बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल आपकी एक रिक्वायरमेंट थी, आपको ये स्टार्स प्रिंट करवाने थे, ठीक है, ये कोड भी हम कर चुके हैं नंबर ऑफ टाइम। कहता है ये स्टार्स प्रिंट करवाने थे और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि पूरे पेज में ये जो स्टार है हर एक्टिविटी के बाद ये परफॉर्म हो जाए। यानी कि एक एक्टिविटी कर रहा हूं मैं, उसके बाद ये स्टार परफॉर्म हो गया, दूसरी एक्टिविटी कर रहा हूं तो उसके बाद ये पैटर्न प्रिंट हो गया। यानी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी। अब उसने 1000 काम किए तो 1000 काम के लिए आपको 1000 बार इसको प्रिंट करवाना पड़ रहा था। तो कहता है बार बार इसको लोड करवाने में मेरे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है बड़ी डिग्रेड हो जाएगी। ये छोटा सा लॉजिक है, बड़ा स्मॉल सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको इनलाइन फंक्शन बना करके ट्रीट करके रख देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि क्लाइंट चाहता है कि ये 2 लाइनें हर एक्टिविटी के बाद परफॉर्म हो, तो क्या करोगे आप, सी आउट लगा के ये 2 लाइनें प्रिंट कर दो। तब कहता बार बार करवा रहा है, यानी कि 1000 बार ये फंक्शन चल रहा है, तो कहता है इसको बार बार लोड करवाने की बजाय इसको इनलाइन बना के रख लो, क्योंकि इसमें लॉजिक भी बड़ा छोटा सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें रैम भी कम यूज होगी और मैं इसको इनलाइन बना करके यूज कर लेता हूं, और उसके बाद मेरा जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। यही एक रीजन है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, उसकी डेफिनेशन मैं क्लास के अंदर ही दे रहा हूं, ठीक है, मान के चलो एक मेरा फंक्शन था उसके अंदर 500 लाइनों का कोड था और मैंने उसको क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया, तो मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की बड़ी वो टफ हो जाएगी। वो उसको एज ए इनलाइन फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, यानी कि उसको रैम में लोड कर देगा और वो लोडेड ही रहेगा वहां पे, यानी कि अननेसेसरली एक बार कॉल हुआ तो रैम में लोड हो गया और रैम में लोड होकर रैम में ही स्टे रहेगा और वो मेमोरी को वेस्ट करके रखेगा। तो मेरे परफॉर्मेंस, जो मेरी एप्लीकेशन है, मेरा सॉफ्टवेयर है, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो कहता है इसे डिग्रेडेशन के बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसकी जो डेफिनेशन है आउटसाइड द क्लास दी। और जब मैंने इसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास दी तो अब मेरा जो कंपाइलर है वो क्या ट्रीट करके चल रहा है कि भैया ये नॉर्मल फंक्शन है, यानी कि इसको एक बार ही लोड करना है, उसके बाद इसको बंद कर देना है, रैम में स्टोर नहीं करना। लेकिन यहां पे जो काम हो रहा था, जो पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा, वहां पे जो काम हो रहा था वो ये हो रहा था कि ये जो फंक्शन है आपका ये एज ए इनलाइन फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ये मेमोरी एक बार कॉल हुआ तो मेमोरी में लोडेड ही है, अब उसके बाद दूसरा भी कॉल हुआ ये भी मेमोरी में लोडेड हो गया, तीसरा भी कॉल हुआ ये भी मेमोरी में लोड हो गया, चौथा भी कॉल हुआ ये भी। ऐसे करते करते मैंने 100 फंक्शन लोड कर दिए और मेरी मेमोरी भर गई और आपको आ रहा है मेमोरी आउट ऑफ रेंज एरर। लेकिन जब मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, ये मैंने आउटसाइड द क्लास वाला कॉन्सेप्ट यूज है, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन खत्म हुआ, मेमोरी में उसने रिलीज कर दी मेमोरी। अब दूसरा फंक्शन कॉल हुआ, काम हुआ, ठीक है, उसने मेमोरी कर दी रिलीज काम होने के बाद, यानी कि आपकी मेमोरी जो है वो वेस्ट नहीं हुई। लेकिन जब आप इनलाइन फंक्शन यूज करते हो, हाँ कुछ केसेस में हमें करने पड़ जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया ये वाला केस, इसमें ये 2 चीजें थी, ये बार बार यूज हो रही थी और ज्यादा मेमोरी में नहीं लेगा क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, 2 सी आउट स्टेटमेंट्स है, इसमें कोई फॉर लूप नहीं आपने लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया, ठीक है। तो इसकी 2 सी आउट वाली लाइनें हैं जो आपने प्रिंट करवानी है, तो इसको कहता है बार बार लोड करने की बजाय मेरा टाइम बचेगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूसेज फंक्शन है, तो इसको रैम में ही लोड कर लो, मैं सीधा जब भी जरूरत पड़ेगी रैम में उठा लूंगा और इसको इंप्लीमेंट कर दूंगा। लेकिन दूसरे फंक्शन क्या होते हैं, पहले हार्ड डिस्क पे से उठ के रैम में लोड होते हैं फिर प्रोसेस होते हैं। तो ये डिफरेंस है, टेक्निकली दिस इज ओनली द डिफरेंस फॉर why we are defining the function outside the class. There is only this reason, the function outside the class only for the sake of how we can give this definition with the help of the scope resolution operator. अब देखो ये बाइंडिंग कर दी, अब मैंने कंपाइलर को बता दिया कि भैया ये जो फंक्शन है इसकी प्रोटोटाइपिंग तेरे को इसमें मिलेगी,
यानी कि ए क्लास के अंदर। ठीक है, तो मेरे को बताना पड़ा कि ए क्लास के अंदर आपका फंक्शन है। अब जितने भी हम आगे फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम आउटसाइड द क्लास ही डिफाइन करें। तो कल मैं आपको पूरा एक रेक्टेंगल वाली एग्जांपल को खत्म करेंगे, उसके अंदर हम असेसर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, म्यूटेटर्स बना देंगे, ठीक है जी, उसके बाद फैसिलिटेटर बना देंगे और इंक्वायरी फंक्शन बना के डिस्ट्रक्टर भी बना के उसको एक बार बाइंड अप कर देंगे, और सारा कुछ करेंगे आउटसाइड द क्लास। ठीक है जी, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। तो आई होप कि नाउ अभी तक जो हमने किया है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। अब देखो ये सब चीजें हैं, अब देखो कितनी गहराई वाली चीजें हैं, ये आपको कोई प्रैक्टिकली करवाएगा नहीं, वो आपको सिर्फ थ्योरेटिकली पूछता जाएगा। व्हाई यू डिफाइन द फंक्शन आउटसाइड द क्लास, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, व्हाई यू डिफाइन द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखो कितने क्वेश्चन बन गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, why there is need of deep copy even if we have shallow copy, what is the syntax to perform the shallow copy, what is the syntax to perform the deep copy, okay, what is the parameterized constructor, what is the copy constructor, how a constructor can be overloaded. Yes, you can do the constructor overloading as well. okay, देखो कितने क्वेश्चन बन गए। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली करवाना लग गया तो एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम उसको 10 मिनट में मिलेगा, और कोई भी अपने 10 मिनट ऐसे जाया नहीं करना चाहता। अगर आप ये सब चीजें वहां पे बता दोगे, शैलो कॉपी डीप कॉपी आपसे कोई पूछ रहा है, आप उसकी पहले बताओ कि सर व्हाई वी नीड टू ऑप्ट द डीप कॉपी, दिस वन इज द रीजन। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द डेटा हाइडिंग, सो यू कैन से सर डेटा हाइडिंग कैन बी अचीव विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द असेसर्स एंड द म्यूटेटर्स। मेरे कान खड़े हो जाएंगे कि हाँ इसको पता है टेक्निकल चीजें, इसको टेक्निकली लैंग्वेज आती है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज आती है। ठीक है, then you can perform it, okay sir, with the help of the setter and getter method. The setter is treated as a you can say the mutator, and assessor is treated as a get method. So that's it, sir. We have to create the facilitators as well, we have to create the inquiry messages as well, inquiry functions as well. So देखो कितना इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाता है। यही चीजें होती हैं जो आपको भीड़ में से अलग दिखाती हैं। काम तो सबने पढ़ रखा है, किसने नहीं पढ़ा हुआ, क्लासेस किसने नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है, हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है। ठीक है, डेटा हाइडिंग किसने नहीं पढ़ा, हर कॉलेज में पढ़ा गया होगा, हर कॉलेज में किया होगा। डीप कॉपी शैलो कॉपी हर कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है। वो प्रेजेंटेशन जब आपको आ गई तो ये लगा कि चलो कि आप इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे इजीली। इट इज हाईली रिक्वायर्ड, प्रेजेंटेशन इज हाईली रिक्वायर्ड। अब जो क्लास जो पीडीयू का टॉपर होता है उसके आप पेपर अगर पढ़ोगे तो उसके सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से ही वो टॉपर बनता है। पढ़ा तो उतना ही है, नॉलेज उतनी है जितनी आपको है और उसको है, क्योंकि क्लास सेम है। ठीक है जी, टीचर सेम है, सब्जेक्ट सेम है, पेपर की डेट सेम है, पेपर के घंटे भी इवन सेम है, लेकिन सिर्फ मैटर कहाँ पे करता है, प्रेजेंटेशन। उसकी प्रेजेंटेशन अपनी है, आपकी प्रेजेंटेशन अपनी है, और जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है डेफिनेटली वो इजीली क्रैक कर देता है। तो इंटरव्यू भी क्या है, प्रेजेंटेशन ही है। आप चाहे जीरो हो, लेकिन इंटरव्यू में आपको अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करना है कि आपसे बड़ा कोई खूबसूरत है ही नहीं। ठीक है, आपसे बड़ा कोई स्मार्ट है ही नहीं। अब कल मेरी भी एक प्रोजेक्ट रिगार्डिंग डिस्कशन थी, मैं वहां पे प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाया, मैं फंस गया 3-4 पॉइंटों पे। अब मुझे नहीं पता वो प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं वहां पे फंस गया। 3-4 पॉइंट ऐसे थे जिसको मेरे से नहीं प्रेजेंट हो पाया, मुझे बताने ही नहीं आया अच्छे से, तो मेरे को लगता है मैं फंस गया वहां पे। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है, अगर अच्छा आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और फेलियर जुड़ जाएगा, दिक्कत क्या है। ठीक है, ओके, सो टेंशन नहीं लेनी है, आराम से कूल माइंडेड पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेलियर्स ऑलवेज देयर, उसको एक्सेप्ट करो। जहां पे आप फेल हो गए उसको एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस फेलियर से सीख लो। अब मुझे पता लग गया कि अगली बार जब मेरे प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई इंटरव्यू होएगी तो मैं डेफिनेटली फिर वहां पे उस पॉइंट को पढ़ के जाऊंगा कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट था जहां पे लास्ट टाइम मैं फंसा था, तो अब की बात नहीं मैं फंसने दूंगा। ठीक है, तो ओके, सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अगर आपको लगता है आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा पढ़ लेना। क्लासेस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा क्लास क्या है ये सब चीजें। और आप एक बार चेक कर लेना, किसी सीनियर से बात कर लेना कि तेरे को क्लासेस में क्या पूछा गया था, वो बोलेगा यही सब पूछा जाता है।
अभी हम करेंगे वो टॉपिक, स्टिल देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वर्चुअल क्लासेस, बेस क्लास, सब पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. Okay, so now I'm closing this session. If you don't have any question, thank you for listening me patiently. Thank you very much.